गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गणेश शॉट। गणेश शॉट में आप सबको स्वागत है। आज हम बात करेंगे काराकन मैनिफेस्टो के बारे में। हमें पता है 1 घंटे के अंदर हमारा प्रधानमंत्री जो है वो he'll be sworn in और नया कैबिनेट भी स्वेरिंग इन हो जाएगा। We'll all be watching that and उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच है। उससे पहले I thought let me take you into this area of the China and Russia border. It's very interesting. This is a place where चाइना ने एक नया सलामी स्लाइसिंग का सत्र शुरू कर दिया है और खास बात यह है कि इनका सोच है कि जब रशिया में लोहा गर्म है मारो काटो और सलामी स्लाइसिंग शुरू कर दो। तो ये ये I wouldn't have known about this, but I saw this article. A article, very interesting article. क्या है कि ये China must act fast to reclaim lost territories from Russia. तो मैंने सोचा ये लॉस्ट टेरिटरीज क्या है, ये है क्या कहानी। फिर मैंने देखा कि ये किसने लिखा है, क्या है ये। फिर मैंने देखा इधर एक लेटर्स है, अगर आप देखें तो क्या है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट हैज अ हैबिट कि interesting letters to them, they put it out as an article, extract and put it out as an article. So this was that. But I said, look, let me see that in detail. But before I go into that, we all know what is salami slicing strategy of Russia. China. Create doubt and dispute the area. It's a 3-stage process. Second, claim the area. उस एरिया के ऊपर आप अपना क्लेम डाल दो और फिर चेंज द स्टेटस लीगली एंड फिजिकली। ये इनका 3 स्टेप है और ये तीनों स्टेप मैं बाद में बताऊंगा। पर सबसे पहले ये देखिए, ये है एक स्टैंडर्ड मैप जो अगस्त लास्ट ईयर इन्होंने जारी किया था है। और ये स्टैंडर्ड मैप में अगर आपको याद है तो दे सेड अरुणाचल और ईस्टर्न लद्दाख उनके इलाके में है। ये इंस्टेड ऑफ 9 डैश लाइन दे पुट इन 10 डैश लाइन, एक और डैश लगा दिया। ताइवान उनके इलाके में है और जितने आइलैंड्स हैं साउथ चाइना से में उनके इलाके में। पर एक चीज और उन्होंने किया, ये देखिए ली मोंडे ने रिपोर्ट किया आपको एक रेफरेंस के लिए। चाइना इज रीडिफाइनिंग इट्स बॉर्डर्स विद इट्स नेबर्स इंक्लूडिंग रशिया। वो है ऑपरेटिव। मैंने सोचा यार रशिया और चाइना इनके बीच में क्या दिक्कत है। इनका तो बॉर्डर 2005 में डीलिमिट हो गया। अब दोनों ने तय कर लिया कि भाई हमारा बॉर्डर ये है। पर अभी क्यों ये कहानी क्या है। और ये भी 1 year, August somewhere in 22, Putin and Xi Jinping had this friendship with no limit friendship, right? And no forbidden areas. तो 1 साल के अंदर अंदर on a delimited border, on a agreed border, why is this map come out? Which claims part of Russia as their own. Many people said, यार ये क्या है, कुछ होगा, small thing, भूल जाते हैं, छोड़ो, गलती से हो गया होगा।
और चाइना ने भी एक्सप्लेन नहीं किया, पर मेरे दिमाग में ये इट वाज कंटिन्यूइंग. And what is this island all about? There's an island called, Bolshoi Ussuri. This It's called, जहाँ वो चंद्र बिंदु है उधर, बॉल्शॉय उसूरिस्काई एक आइलैंड है अमूर रिवर के अंदर. राइट. ये कहाँ है? मंचूरिया के पार. आप जो लाइन देख रहे हो, दाहिने वाला इलाका रशिया का है, बाएं वाला का इलाका चाइना का है, और नीचे देखोगे आप व्लादिवोस्टॉक नजर आएगा आपको. राइट. राइट में जो आइलैंड्स हैं वो जापान है. ठीक है ना? तो ये इलाके में क्यों कर रहा है? और अगर आप देखोगे व्लादिवोस्टॉक के और ईस्ट अगर आप जाओगे तो नीचे का हिस्सा जो बॉर्डर है वो है नॉर्थ कोरिया. देखने वाली बात यह है कि इस इलाके में मंचूरिया के पार चाइना डज नॉट हैव एक्सेस टू द सी ऑफ जापान. अगर वहां उनका एक खुल गया तो मान लो जापान के सामने खड़े हो जाएंगे और उनका नेवी को ऊपर जाने का रास्ता मिल जाएगा. पर ये आइलैंड तो बहुत दूर है. ये आइलैंड क्या दर्शाता है? ये देखिए आइलैंड, बोल्शॉय उसूरिस्काई आइलैंड. एंड अगर आप देखोगे तो ये जो लाइन है, ये बॉर्डर रशिया एंड चाइना का बीचों बीच जाता है. इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था. दे हैड एक्सेप्टेड दिस, 50% of the island that side, 50% of the island this side. Why is this coming back? It kept with me for the past 1 year till I read this article. Okay, till I read this article back, and then things started falling in place. So first we'll examine this article. What does the article say? Look, let me tell you at the outset, this is a very interesting, topic I've chosen. At least it interested me. I know today the Prime Minister is getting sworn in and Pakistan is playing a match with India. Everyone's eyes are there. But give it to your friends. See it after this at peace. I'm grateful for those who are watching it live. You will get the benefit of, we can have a go on it. So I went into this article. ये article क्या बोलता है? It says May 31st, 2024 was the 100th anniversary of the treaty between USSR and China. That's the first thing. Second, although the Soviet diplomats reaffirmed the Karakan Manifesto through the time, the Karakan's manifesto promised to abolish the Tsarist unequal treaties in that agreement. The unequal term still exists a century later. So, there is something called a Karakan Manifesto. There is something called a Treaty of Unequal Treaties or set of unequal treaties between the Tsar regime and जो भी उस वक्त चाइना में राज कर रहा था. और as per this, it says the Soviets promised to, abolish the unequal treaties. And the unequal treaties, they say, is still there 1 century later. ये क्या है ये सब गोलमोल है जिलेबी की तरह. So let me now put things in perspective. So what did he say? What is, as per this article, क्या बोलता है? In 1919 and 1920, लेव कराकान जो है वो डेप्टी पीपल्स कमिश्नर फॉर फॉरेन अफेयर्स था यूएसएसआर का. उसने एक प्रपोजल भेजा चाइना को और उस प्रपोजल में ये इस आर्टिकल के मुताबिक बताया जाता है, इट प्रोमिसेस टू रिटर्न टू द चाइनीज पीपल एवरीथिंग दैट वाज टेकन फ्रॉम देम बाय द ज़ारिस्ट गवर्नमेंट. जब जार थे, यानी कि ये यूएसएसआर बनने से पहले जब जार रूल करता था रशिया को, तो उस गवर्नमेंट ने जो भी लिया वापस करना है.
The Karakan Manifesto further renounced all conquests that deprived China of Manchuria and other areas. उन्होंने बोला कि भाई हमें नहीं चाहिए मंचूरिया, अगर आप ले लो आपको. और फाइनली द सोवियत गवर्नमेंट स्पेसिफिकली मेंशन साइबेरिया, एंड इसमें बोलते हैं कि साइबेरिया के बारे में, द रिटर्न टू द चाइनीज पीपल ऑफ व्हाट वाज टेकन फ्रॉम देम requires first of all putting an end to the robber invasion of Manchuria and Siberia. इसका मतलब ये है कि चाइना इज एक्चुअली लेइंग क्लेम ऑन साइबेरिया. ठीक है ना. और ये भी इस आर्टिकल के मुताबिक बताया जा रहा है कि इन्होंने जबरदस्ती ले लिया हमें थ्रू ट्रीटी ऑफ अनइक्वल राइट्स. और कारकन मैनिफेस्टो ये बता रहा है कि ये वापस करेंगे. ये इनका ये कहानी है. फिर आगे ये क्या बोलता है. नाउ विद व्लादिमीर पुतिन bogged down in the Ukraine war, it may be the best time to Beijing to tell Moscow that it must finally recognize China's rights to its lost territories. तो lost territories पूरा वो साइबेरिया के बारे में बात कर रहा है. कहते हैं कि भाई अभी तो मॉस्को फंसा पड़ा है, बोलो भाई हमें वापस दे दो. ठीक है. तो आगे इस पहले आर्टिकल का मुआयना करते हैं, फिर ये काराकन ट्रीटी के बारे में बात करेंगे. आर्टिकल क्या बोल रहा है. और कहता है Putin is desperate to import war material from China. That means China now has a strong financial leverage over Russia, especially with its GDP measured by purchasing PPP of 33.7 trillion, 6 times bigger than Russia's GDP. तो चाइना बड़ा ताकतवर है. Therefore, Beijing must begin border negotiation while the iron is hot. जब लोहा गर्म है, बॉर्डर के बारे में बात करो. Threatening to stop its purchases of Russian gas, timber, minerals, petroleum, and even cut its sale of much needed dual purpose technology to. भाई रशिया को बोल दो हम कुछ नहीं खरीदेंगे. और ये बोल रहा है कि भाई चाइना का मदद के बिना ये जो रशिया में जो आपका आप चला रहे हो अभियान यूक्रेन में, वो तो बंद हो जाएगा. He says Russian war machine in Ukraine would grind to a halt within months. It must begin negotiating. China must begin negotiating to get its land back while the iron is hot. जब लोहा गर्म है, सौदा बनाओ जबरदस्ती उनको. ये एक और लॉजिक है. If it is justified for Russia to take part of Ukraine, then it is equally justified for Russia retaking its old territories in the Russian Far East. ये है कहानी कि भाई अगर रशिया जाके यूक्रेन को हड़प सकता है, हम भी हड़प सकते हैं. और ये हमारा इलाका है. जैसे आप बोल रहे हो यूक्रेन आपका इलाका है, हम बोल रहे हैं वो हमारा इलाका है. और उसके बारे में काराकन ट्रीटी आपने दिया भी है. बड़ा क्लियर है. और लोहा गर्म है तो हम वापस लेना चाहते हैं. और आपने बोला है आपको हम ये इस आर्टिकल के मुताबिक. राइट. इसका विश्लेषण बाद में करूंगा. ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है अभी तक कहानी. मैं थोड़ा तहकीकात किया, रिसर्च किया, तो मेरे को क्या पता चला, मेरे को अभी तक क्या समझ में आया, मैं आपको बताऊंगा. तो ये इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये. तो आप मैप देखिए. ये मैप जो है ना, चाइना, मंगोलिया, मंचूरिया वगैरह का है. ये बीच में जो पीला सा हल्का ग्रीन सा है वो सब चाइना है. ऊपर पिंक में जो है वो मंचूरिया है. बाएं जो ग्रीन में है, थोड़ा गहरा ग्रीन में, वो मंगोलिया है. ओके. आप ये नीचे देखिए क्या लिखा है. ये जो येलो टाइप जो बीचों बीच है वो है प्री किंग हैंड टेरिटरी. ठीक है ना. ये कोर चाइना है, हैंड टेरिटरी. ये जो पिंक में दिया हुआ है ये मांचू एक्सपेंशन इन 1644.
इसका मतलब मंचूस जो है वहां तक गए, ये इनका एरिया नहीं था पहले, ये गए वहां तक और पकड़ लिया, ठीक है। और मंचूस वहीं नहीं, ये 1800 में मंगोलिया में भी हड़प लिया इन्होंने पूरा। तो ओरिजिनल चाइना कुछ और है। आप इस बाएं देखिए, इन्होंने मंचूस ने एक्सपैंड किया, दाहिने मंचूरिया में भी एक्सपैंड किया। इसका मतलब ओरिजिनल चाइना छोटा है, तिब्बत को भी बाद में इन्होंने हड़पा। और इस मैप के मुताबिक अगर आप देखोगे तो भूटान, अरुणाचल प्रदेश, भूटान वगैरह सब हमारा है। वो मैप देखिए, पुराना मैप है, मैंने नहीं बनाया है ये मैप, ये मैप मेरे को बनी बनी मिली। और ओरिजिनल चाइना बीच में है और पिंक वाला मंचूरिया इन्होंने हड़पा है और वो है। तो ये ओरिजिनल चाइना का इलाका नहीं है, सबसे पहले बात ये है। ओके, सो दिस इज समथिंग व्हिच फर्स्ट, if you go back to 1600, 1700, this 17th century, Manchus have expanded the Chinese territory from the original Han territory. Okay, so this is the map. You can see in this map Mongolia on the left, Manchuria on the right, and Beijing to the south. Okay, so the Manchus were there till that area. Then what happened? Then Manchus fell apart. Manchu fell apart. The King dynasty, then the Manchu के बाद King dynasty आया. King dynasty also weakened, and when and the Tsars were strong. 17th, 18th century. Ivan the Terrible and Nicholas, वो कहानी अलग है, किसी और दिन बताऊंगा मैं. Tsar Russia, but they had area till here. So they said, look, we don't have connect to the Pacific. So they expanded. When the Chinese Empire was weakened, the Tsarist Empire expanded. So how did they expand? They expanded in 3 stages. These are the treaties of unequal rights. Very interesting. So what did they do? The first treaty was the Treaty of Nerchinsk. The Treaty of Nerchinsk is of 1689. Okay, now before this, I'll go back in time a little. See this. If you look at this, the Manchus went up to Manchuria or that complete area in 1644. So in 1644, they went further. The Tsars pushed them back in 1689 to this, Uparwala line where I have said Treaty of Nerchinsk. 1689, 17th century. So they reclaimed some area. Then in 1958, there was a Treaty of Egun, in which they were pushed back further up to the brown area, or that light brown was pushed. In 1860, there was another treaty called Treaty of Peking. And that Treaty of Peking, they were pushed back even further. And at that time, right, you can see the inset also, at USSR thing. But if you see, as per the Treaty of Peking, it's not Beijing, Treaty of Peking. That was when Vladivostok was taken in as a Russian state, or rather Russian territory, and it has remained so. Otherwise, Vladivostok, Manchus had captured. So as per the Treaty of Peking, they were pushed back, and the Chinese territory was confined to Manchuria as shown here. And China never had access to the Sea of Japan. Interesting. Okay. So this is and all these treaties are considered as treaties of unequal rights. There was another treaty in between, Treaty of Quebec, which defined the border between Mongolia and Russia. But I'm not including in that because it doesn't affect us. Okay. So this is it. This is sum total. I'm just showing it because someone wants to see the text part of it. It's there, right?
1858 to 60, Russia annexed areas adjoining Amur River belonging to the Qing dynasty. 1858, Treaty of Egun. Okay, and the details are there. 2 years later, Second Opium War took place and concluded with the Convention of Peking or the Treaty of Peking. Right. Affirmed that the previous treaty as well as additional secession included the entire Pacific coast to the Korean border as well as the Sakhalin Island was given to Russia. Now, these two territories correspond to modern day Amur Oblast and Primorsky Krai, that is that area of Vladivostok. And that area, which is away from northeast of Manchuria, is called Outer Manchuria. The Outer Manchuria is now with Russia, and that's what the Chinese want back now. So this is the Treaty of Unequal Rights. So we've seen the Chinese claim and its version. I've explained to you what is the area involved, what is the Treaty of Unequal Rights. Now the Karakan Manifesto. What is the manifesto? ये भी बड़ा funny manifesto है. It's a manifesto issued on July 25th, 1990 by Lev Karakan. Who was Lev Karakan? He was in the USSR Foreign Ministry. He was a commissioner. He offered to relinquish all Soviet claims to the special rights, not the territory, to the special rights and privileges won by the Russian Tsarist government in China. Later, the proposal was modified. Okay. Now, it created a favorable impression in China. China wanted to, so that peace ho jaye. And that was the first unilateral expression of friendship and offer of equality from a European country. It was important because China was undergoing, China में भी एक बदलाव था. उससे पहले इंपीरियल चाइना था. उस वक्त सुन याट सेन जो ये माओ और चांग काई शेक का गुरु था, वो मॉडर्न रिपब्लिक बना रहा था चाइना का. एंड ही वांटेड रिकॉग्निशन फ्रॉम सम यूरोपियन पावर्स. और उसका लड़ाई था अमेरिका और ब्रिटेन के साथ और पोर्चुगल के साथ. तो जब इन्होंने ये प्रस्ताव दिया, क्योंकि उस वक्त की बात है जब रशिया में खुद एक रेवोल्यूशन हो गया था और कम्युनिज्म चाह गया था. तो जब ये प्रस्ताव रशिया से आए, बड़ा खुश हो गई है. पहले तो बोला हम सब दे देंगे वगैरह बातचीत में, पर एक्चुअल लिखित में जो आया उन्होंने बोला कुछ अधिकारों के बारे में बात हुई. क्या है वो अभी बताऊंगा. ओके, सो इन डिटेल ट्रीटी वाज साइंड ऑन 1919 में ये प्रस्ताव रखा गया था लेव कारकन ने, पर ये ट्रीटी जो साइन हुआ था वो 1924 में ट्रीटी साइन हुआ था. ओके, इसमें क्या है कि वो एक्चुअल ट्रीटी के मुताबिक इट रीअफर्म्स द फॉर्मर ज़ारिस्ट पोजीशन नॉर्थ चाइना कि भाई उनका हावी है. ट्रीटी के मुताबिक कुछ एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी को सरेंडर कर दिया चाइना ने. एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी का मतलब क्या है कि उन दिनों में ये था कि अगर चाइना, रशिया का लोग या रशिया कोई आदमी कोई चाइना के अंदर कोई लीगल इसमें फंस गया, तो he could not be tried in China. He had to be tried in Russia only. That's the extraterritorial. So, right of foreigners to be tried by their own consuls to govern themselves in China. Joint Soviet administration of the China Eastern Railway, the railroad running through the northeastern Chinese province of Manchuria from Siberia to the warm water port of Vladivostok on the Sea of Japan. That railway, जो railway actually बना था रशियंस ने बनाया था. ओके, और सिविल वॉर के अंदर इट वाज प्लेस्ड अंडर अ कमीशन. 1924 में रशिया रिक्लेम्ड इट, पर उन्होंने बोला कि चाइना खरीद सकता है. बाद में इन्होंने खरीद भी लिया. ये है कहाँ, आप देखिए, ये है जीटा से लेके क्विहार, हार्बिन और व्लादिवोस्टॉक. ये है ट्रांस मंचूरियन रेलवे.
नहीं तो ऊपर से आना पड़ता था। ये चला रहे थे, ये रेलवे रशिया ने बनाया, चाइना ने नहीं। और उन्होंने बोला हम चलाएंगे ये, पर बाद में आप ले सकते हो, और जो इन्होंने दे दिया। तो ये जो लेव कारकिन का जो कहानी है वो उसके बारे में है। कहीं यहाँ जिक्र नहीं है, मैंने बहुत पढ़ा, कहीं ये जिक्र नहीं है कि हम वापस कर देंगे लैंड को। और ये भी जिक्र नहीं है कि ये लैंड, ये जो पूरा इलाका ओरिजिनली चाइना का था। क्योंकि 1644 में, जैसे मैंने बताया, किंग मांचू डायनेस्टी एक्चुअली एक्सपेंडेड इट्स एरिया, they went and conquered that area, and then they were beaten back by the Tsar. Now they are claiming it as their own. This is something like by that admiral, he went around and put one 10 dash line or 9 dash line, so it's all ours. हम कहीं जाके, हमारा चाइना का कुत्ता ने जाके कहीं मूता तो वो इलाका हमारा है। ये ऐसे थोड़ी ना होता है चाइना का, पर वो कहानी है इनका, राइट। सो सलामी स्लाइसिंग, तो यहां आता है सलामी स्लाइसिंग। ये है क्या कहानी, कैसे है, आप देखिए। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द सलामी स्लाइसिंग? Create doubt and dispute the area. First step, isn't it? The first point of doubt is that standard map. So they have, what they have delimited, agreed कि भाई ये रशिया है और ये चाइना है, इन दैट बॉल्शॉय की एरिया, दे हैव नाउ डिस्प्यूटेड। तो उस वक्त किसी ने बात नहीं किया। अभी 1 साल बाद एक चिट्ठी किसी से लिखवाते हैं चाइना मॉर्निंग पोस्ट में, और ये पूरा विश्लेषण होता है। और मजे की बात यह है कि ये चिट्ठी जिसने लिखा है वो चाइना वाला नहीं है, वो बाहर से किसी ने लिखवाया, किसी यूनिवर्सिटी का में किसी ने रिसर्च किया और उसने ये लिखा। तो अभी ये बोलेंगे कि भाई ये तो आप लोगों ने रिसर्च करके हमें दिया है कि ये आपका है, तो हम मांग रहे हैं। हमारा रिसर्च भी यही बोलता है, आपका रिसर्च भी बोलता है लीगली हमारा है। तो डिस्प्यूट जो है लीगल हो गया अभी। तो लीगैलिटी लेके आ गए, उनका अपना लीगैलिटी। वो उसमें क्या क्या है कि एक्चुअल काराकन मैनिफेस्टो में क्या लिखा है, और दो काराकन मैनिफेस्टो है, इन दोनों में क्या लिखा है किसी को पता नहीं, वो पब्लिक नहीं है। और पर ये अभी शुरू कर दिया छापना। फिर अभी क्लेम करेंगे एरिया, ये करेंगे अगला 1 साल 2 साल के बाद ये क्लेम करेंगे कि हमारा एरिया है ये। फिर ये चेंज करेंगे स्टेटस को लीगली। और यही कहानी इन्होंने अरुणाचल में भी किया है। अरुणाचल में क्या हुआ, 2003 तक क्यों कुछ नहीं था। There was no talk about Arunachal, there was no talk of South Tibet till 2003. In the 2003 MOU, once the MOU was signed when under Vajpayee government, after that they started in articles writing about South Tibet. Slowly they started claiming Arunachal as South Tibet. Now they have started naming places. See, it's in layers. And how long has it taken? 2003 was the time we recognized Tibet. If we had not recognized Tibet, this wouldn't have happened. 21 years it has taken them for them to get the MOU signed, raise the dispute, claim the area, and start naming the area. 21 years. So now they have created doubt last year on a border which is delimited. They have created the thing. Now the first, I see the first art, at least this is the first article I've seen. There could be more. And now they're disputing that area. And in some manner they're saying, okay. And they're now creating leverages. Russia, if Russia was strong, it can say get lost. But Russia is not strong because Russia is dependent on China. So he says strike when the iron is hot. And now another logic, if Russia can go there, why can't I go? If Russia can claim Ukraine and take it by force, so can I.
They'll make Russia now so dependent on them that Russia, they'll wait. Russia can, you know, they'll wait till there's a change of maybe a leader in Russia or change of politics in Russia. If Russia is weak, then all the more. In a way, they'll be happy if the West defeats Russia. Then Russia is weak, they'll claim this area. I mean, thing is very clear. And the third stage is they'll change the status quo legally and physically, same way they did it in the 10 dash line area and South China Sea Islands. When did they do all this nonsense? They first claimed, everyone laughed at it. Then during the 2008 financial crisis, USA was in problems. Obama administration was weak. They looked away. They built the islands. Now they built the islands. They first built the Paracels. Now they come to Spratlys. Now they are asking for the Philippines islands. Simultaneously, they've increased their military thing on Taiwan also. Slowly, they are doing salami slicing. In South China Sea and Taiwan, they are in the third stage. In some places, they've gone past the third stage. Against us in Arunachal, they are in the second stage. They're claiming the area. With Russia, they're in the first stage. I hope you people have understood. आपको समझ में आ गया हो चाइना का क्या हाल है या ना कि चाइना का क्या चाल है. पर बात यहां रुकता नहीं है. आज okay, this is the area which they are claiming. That's okay. We'll come to that. आज मैंने ये ट्वीट देखा. एक हैंडल है ये, आप भी देख सकते हो, DAI ये कहता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग द रेलवे नेटवर्क कंस्ट्रक्शन इन साउथ ईस्ट एशिया, China should start promoting the construction of the Northeast Asian railway network around 2040s, connecting Northeast China, Russia's Far East, Mongolia, North Korea, and South Korea with high-speed trains. लो जी, तो उसका जो BRI टाइप वहां चलाना चाहता है थ्रू रेलवेज, क्योंकि थ्रू रेलवेज रशिया ने ये इस इलाका को हड़प लिया था, तो हम भी रेलवे बनाएंगे और रशिया उस इलाके को. दीज आर ऑल पैरेलल मूव्स. इसका कनेक्शन उसके साथ नहीं, उसका कनेक्शन तीसरे के साथ नहीं, पर अगर आप थोड़ा पीछे हटके देखोगे तो एक दृश्य निकल आ रहा है. दिस अ मैप थिंग कमिंग आउट. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग, एंड आई डू होप यू propagate this video. Now let's see what Russians do. Russians have put their hand and given everything to China. This is the kahani of China. But usko chodo, I'll come to what the same fellow has tweeted about us. Very interesting. Yesterday I said India and elections, and I spoke yesterday about the Taiwan angle and how we have said no to the one China principle. And yesterday only I said, take care. They're going to create problems for us. How this problem will come, we don't know. Here it is. Here, today, this one chap has tweeted out. It's a threat at this point of time. But to convert that into something, you can see how things are going to pan out. What is he says? He says India has been interacting a lot more with Taiwan recently. Not only Modi for the first time interact with Taiwan's leader on Twitter, but Indian think tanks have been holding joint military exercises with their Taiwanese counterparts. Wow. And it's a fact. Many Chinese are now discussing how to respond, such as China should also support Manipur or seek anti-government forces in India. So, all what I have been saying for the past 1 year is coming true now. I have been saying ek saal se that our government is faltering in Manipur.
More important, the central government. Okay, now chickens are coming home to roost. I am doing a program on 12th on Manipur. Let us see how behave and let us see how this new government behaves. It's okay, elections are over, coalition ban gaye. Will they get back Manipur or ye chhod denge? If this something goes wrong here, then Mr. Modi will be the worst prime minister of India. Let me assure you this. I hope he knows that. I hope he understands this. What I'm saying. I'm not against him. ये चेतावनी मेरी तरफ से नहीं है, ये चेतावनी चाइना की तरफ से। और ये कल ही मैंने बात किया इसके बारे में, क्या बोलता है ये। Many Chinese are discussing, right? I used to talk about this actually, but for angering Indians, not for real. Firstly, these forces are very weak and can't achieve anything real even with China's help. But ये तो बोलने वाली बात है, धीरे इनको help करेंगे. Moreover, it is morally incorrect and violates China's current policy of not interfere in other countries' internal affairs. But the first thing is more important. My real suggestion is it takes time. It is time for China to have military bases in the Indian Ocean. The Chinese Navy's entry into the Indian Ocean is a long-term and determined strategy. The Chinese Navy has been fighting piracy again in Somalia. वो तो कुछ कर नहीं रहे, वो अलग बात है, right? Even there have been no pirates. पर अभी भी जब pirates आए ये तो चुप गए हैं, वो अलग बात है. But they're talking of entering Indian Navy. And China's trade with Europe and the Muslim world would pass through the Indian Ocean. China cannot rely on the goodwill of other countries for such an important trade line, and obviously India has no goodwill. We trust our own Navy and Air Force. India clearly opposes China's such actions. If India increases its interaction with Taiwan, it would give China a very good excuse to strengthen its military deployment in the Indian Ocean. Gwadar port in Pakistan is a perfect navy base to deploy Chinese warships. Myanmar, Maldives, and Sri Lanka also have such ports. These countries are sovereign states. They have the perfect right to cooperate with the Chinese Navy. Perhaps the Pakistan Prime Minister has been discussing this matter in Beijing right now. As for the interaction between India and Taiwan, there is no need to worry too much. Okay, so there it is. It didn't take long. 24 hours after what I've said, what I had to say, I have the whole story has come out. What they're going to do, what their options are. Okay, so these are the live issues. Why I go into China in such great detail? What's happening with Russia? What's going to happen with us? गवर्नमेंट तो स्वेर इन हो रहा है, हम देखेंगे अभी जाके 15 मिनट के बाद. बट डेंजर चाइना का मैंने अब सब लोगों को बता दिया. अब आपकी बारी है इस खबर को फैलाने का. Unless more people come and watch this show or this goes viral, we can talk. मणिपुर में प्रॉब्लम है, पंजाब में प्रॉब्लम होने वाला है. Right. So let me now take some questions and I'll take relevant questions. I'll not take all questions.